हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर हम आपके लिए फ्री टारगेट बैच लेके आए और इस फ्री टारगेट बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? प्रशिक्षु बैच है और ये आपके लिए एकदम फ्री होगा। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ क्लासेस और नोट्स सारे जो है फ्री दिए जाएंगे और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम बैच लेके आए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं क्लासेस का। यहाँ पर जो हिंदी का सिलेबस है मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। तो ये हमारी क्लास 11 बजे होती थी। अब जो है आपके लिए मैं संडे से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी हिंदी का चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद बाल विकास है, तो बाल विकास है आपका जो एजुकेशन फर्स्ट है, इसको मैं पढ़ाऊँगी। इसकी टाइमिंग आपकी होगी 5 बजे, तो 5 बजे आना ना भूलिए, मेरे साथ जुड़िए ज़रूर। मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बेसिक तरीके से जो है सारा एजुकेशन का पूरा सिलेबस कराऊंगी। आपके डीएलएड के साथ साथ आपकी सीटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराती रहूँगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो अंजलि मैम पढ़ाती हैं वो आपको संस्कृत पढ़ाती हैं और संस्कृत में इनकी टाइमिंग जो है वो है 4 बजे की। कितने बजे की इनकी टाइमिंग है? इनकी टाइमिंग है 4 बजे की है। तो ये आपको जो है संस्कृत बहुत बेसिक से बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप इनसे भी ना जुड़ना भूलिए। इसके बाद हमारी जो है कंप्यूटर पढ़ाएंगे अंजलि मैम, ये पढ़ाएंगी 3 बजे का टाइमिंग है इनका। इसके बाद सर पढ़ाएंगे मैथ पढ़ाएंगे और रंजीत सर आपको 6 बजे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ आप जो है मैथ की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए और जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे क्या है आपको इसकी टाइमिंग में जो भी है कंफ्यूजन ना हो और आपको पता हो हमारी क्लासेस किस टाइम लग रही है। और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और टाइम से आप हमारी क्लास में आ सके, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने साथ में जो आपके डीएलएड कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़कर जो है अपना लाभ ले सकें और फ्री क्लासेस ले सकें और डीएलएड में एक अच्छा स्कोर पा सकें। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप आ चुके हैं क्लास में, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो विषय ये क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो ये आपको इसलिए मैं बार बार बताती हूँ क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पर आपसे जो है सब्जेक्ट का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्लासेस लेने से आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। ये सारी क्लासेस लीजिए क्योंकि अगर जो आपका पेपर है वो भी बहुत अच्छा होगा और जो प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो भी जो है बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन इसे हम कहते हैं ईडीओ फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले पेपर आपका इसी सब्जेक्ट का होता है। अब आगे देखते हैं, चलिए आज हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिट फर्स्ट हो जो आपकी है फर्स्ट लेसन है वो बाल विकास है। उसमें हमने बाल विकास की अवस्थाएं देख ली थी और बाल विकास की अवस्था में ही क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो आज हम जानेंगे कि हमारी बुद्धि कैसे होती है, कि बुद्धि की परिभाषा, उसकी प्रकार और सब पूरा डिटेल में हम बुद्धि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैम सोच रही हैं बुद्धि, तो यहाँ पर ये सोच रही हैं ये क्या? अपनी बुद्धि का यूज कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम बुद्धि का यूज करते हैं, ठीक है। तो सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हमारी क्या है? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे कि बुद्धि किसे कहते हैं। तो बुद्धि के बारे में जानेंगे किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख ही रहे होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि कौन सा टॉपिक होगा अब हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बुद्धि। बुद्धि क्या है, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग समानता, प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान
और समझ इत्यादि के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है तो आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे, और जो आपने एम बना रखा है, अपना जो टारगेट बना रखा है, ठीक है, उसको आप क्या है पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उसमें आप सफल हो पाएंगे। तो यही हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने मतभेद है, मतलब मनोवैज्ञानिक क्या है, इनके बुद्धि के प्रति क्या है, इनका मतभेद है। ठीक है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का प्रमुख निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। तो आपको पता ही है कि आपकी बुद्धि जैसी है उसी से पता चलता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप मतलब कि या आपके अंदर कम बुद्धि है। ठीक है, मतलब कम बुद्धि हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है। ठीक है, तो आपकी योग्यताओं को देखकर कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। तो आपको पता ही है, ऐसे बुद्धि जो होती है हमारी जन्मजात शक्ति होती है, जन्म से ही हमारे अंदर बुद्धि होती है, लेकिन जो है धीरे धीरे उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके उचित विकास के उसके परिवेश में भूमिका प्रमुख होती है। तो जाहिर सी बात है, परिवेश की वातावरण हमारा बुद्धि में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। ठीक है, तो सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, सभी में जो है अलग अलग तरीके की बुद्धि पाई जाती है। तो बुद्धि के प्रमुख पक्ष होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, कार्यात्मक, संरचनात्मक, एक क्या होता है, क्रियात्मक। तो 3 तरीके से बुद्धि के पक्ष होते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बुद्धि के पक्ष को नाम बताइए, तो वहाँ पर आप कार्यात्मक बुद्धि और संरचनात्मक बुद्धि और क्रियात्मक बुद्धि लिखेंगे। ठीक है, ना कि ये लिखेंगे कि मूर्त, अमूर्त या कोई और बुद्धि। तो यहाँ पर हम इसको तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आप कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक ही लिख कर आएँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जो है बुद्धि की परिभाषा देखेंगे। तो बुद्धि की परिभाषा आपको बहुत कई बार पूछी गई है और आती भी है ये आपके लिए। ठीक है, पेपर्स में। और अगर बुद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसकी परिभाषा लिख के आते हैं तो उसका एक अलग ही अफेक्ट टीचर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है स्टर्न के अनुसार। ठीक है, स्टर्न के अनुसार क्या है, बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से क्या है, नवीन आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है, चिंतन करता है। तो हम जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं चीज़ें, वही हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, और इस तरह जीवन की नई समस्याओं और स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने को सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप इस डेफिनेशन के द्वारा जो है, इस परिभाषा के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहते हैं। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं। स्टर्नर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। क्या करता है, चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने को जो है समान मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, समान मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन देखेंगे पिंटर के अनुसार। ठीक है, तो पिंटर के अनुसार जो हमारी डेफिनेशन है वो है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप ये मत सोचिए कि मैम क्यों इतनी सारी डेफिनेशन करा रही हैं, 1-2 करा दें, लेकिन बेटा ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसलिए आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये पेपर में आपको बहुविकल्पीय में सीधे डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ये किसके अनुसार कहा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए डेफिनेशंस।
ज़्यादा टफ नहीं है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन हम अपनी देखते हैं वो है रायवर्ण के अनुसार, ठीक है। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, ठीक है। ये बहुआयामी बुद्धि, कौन सी? बहुआयामी बुद्धि। तो इन्होंने क्या बहुआयामी बुद्धि के बारे में बताया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो समस्या का समाधान हम करते हैं, जो हमारी वो शक्ति होती है, वही हमारी क्या होती है? बुद्धि कहलाती है, ठीक है। अब और डेफिनेशंस देखते हैं कुछ। तो इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, तो वुडवर्थ के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपके लिए मोस्ट, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सारी। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, क्या है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ठीक है। और वुडरो के अनुसार देखते हैं तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ठीक है। और हेनमन के अनुसार, तो हेनमन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान की क्षमता होती है और निहित ज्ञान होता है, ये इनके अनुसार कहा गया है। इसके बाद थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा है बुद्धि के लिए? तो थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि में कहा है कि सत्य या तथ्य की दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि। किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक जी ने कहा है। इसके बाद काल्विन के अनुसार देखते हैं तो यदि व्यक्ति अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लेता है, ठीक है। तो सामंजस्य करना सीख लेता है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ऐसे मतलब हम अगर अपने समाज में, अपने वातावरण में मतलब घुल मिल के रहना सीख सकते हैं, अपना जो है सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या है? बुद्धि है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ठीक है। अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता है और सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, संबंधों को समझने की योग्यता है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है और अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है और संबंध को समझने की योग्यता है। तो यहाँ पर हमने ये भी जान लिया कि बुद्धि है क्या और इसकी परिभाषा भी अच्छे से देख ली। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाई होंगी अच्छे से। तो आपको समझा पाई हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे बुद्धि के टाइप्स, देखेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुद्धि के टाइप्स देखेंगे। देखिए इसमें ये सारी तरीके की अलग अलग तरीके की बुद्धि होती हैं। कोई मतलब जो गणित में अच्छा होता है उसके लिए ये सिंबल दे रखा है, जो म्यूज़िक में अच्छा है उसके लिए ये सिंबल दे रखा है, ठीक है। तो सब के लिए, और कोई प्रकृतिवादी है तो उसके लिए हम ये सिंबल देते हैं। तो इस तरीके से जो है बुद्धि होती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार। लेकिन बुद्धि के प्रकार से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो जानेंगे कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो अनुसार बुद्धि, के अनुसार बुद्धि आपको बुद्धि है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन जो भी है मैं लिखने की कोशिश पूरी कर रही हूँ आपके लिए। ठीक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि है देखते हैं।
तो इन्होंने एक बताई है यांत्रिक बुद्धि, कौन सी? यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। और भी आपकी कौन सी होगी यहाँ पर? यहाँ पर होगी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ये 3 तरीके की इन्होंने बुद्धि बताई है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। ठीक है, तो यहाँ पर ये थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो होती है 3 प्रकार की होती है। यांत्रिक बुद्धि हो गई, कौन सी? यांत्रिक बुद्धि हो गई। और कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि हो गई और सामाजिक बुद्धि हो गई। ठीक है, तो जो यांत्रिक बुद्धि होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त। ठीक है, इसी को हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। और अमूर्त बुद्धि होगी और एक सामाजिक बुद्धि होगी। अगर ये आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए, टाइप्स बताइए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये क्या होंगे? प्रकार होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे प्रकार हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। अब एक बार मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ इसमें आपको, कि जो अमूर्त बुद्धि होती है वो कवि और लेखक और वैज्ञानिक में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि कवि, लेखक और वैज्ञानिक में। और सामाजिक बुद्धि जो होती है वो सोशल इंटेलिजेंस से हम कहते हैं, ये आदर्श नेता होते हैं, कुशल व्यापारी होते हैं, उनमें ये सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी सामाजिक बुद्धि होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और किस राइटर मतलब कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के प्रकार दिया गया है। तो इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो होगा गैरेट। गैरेट के अनुसार। ठीक है, कैरेट मत कर देना, गैरेट है। गैरेट के अनुसार बुद्धि। ठीक है, तो गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? इन्होंने ही सेम बताया है। इन्होंने बताया है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन्होंने भी सेम टाइप्स ही बताए हैं हमारी बुद्धि के। ठीक है, तो कौन कौन सी बताई है? तो इसमें पहली होगी मूर्त, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि,
ठीक है। और एक आपकी क्या होगी, सामाजिक बुद्धि। जैसे हमने थॉर्नडाइक के अनुसार देखे थे बुद्धि के प्रकार, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके बुद्धि के प्रकार होंगे। लेकिन थॉर्नडाइक में अमूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक या गामक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए है, वहाँ पर यांत्रिक बुद्धि भी आ सकता है। ये आपको बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, और क्या है, आपको अति में भी पूछा जा सकता है कि किसी मतलब मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए, तो वहाँ पर थॉर्नडाइक या गैरेट के अनुसार आ सकता है। तो यहाँ पर जो इसके बाद बुद्धि जो हमारी होगी वो होगी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि होगी। तो यहाँ पर हम इसको भी ज़रा टिक कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा देखने में ही अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप से बुद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है लिख के आपको सब समझाने की पूरी कोशिश की है, तो थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर हमने जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के प्रकार देख लिए। अब हम चलते हैं जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो बुद्धि के प्रकार, तो जो है बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। क्या है, कठिन कार्य है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। तो जैसे आपको पता ही है, जब हम कोई विभिन्न परिस्थिति या परिवेश में होते हैं तो जाहिर सी बात है हम बुद्धि का अपना यूज करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण जो है विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है। तो अभी हमने देखा ही था कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने 3 प्रकार हैं। तो वहाँ पर हम गामक या यांत्रिक या इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं, और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक बुद्धि के बारे में। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामाजिक मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह समझता है, और ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, जिनकी सामाजिक बुद्धि जो अच्छी होती है उनका सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है। मतलब जो समाज में वो जाते हैं तो एक इतनी अच्छी तरीके से वो बातचीत करते हैं कि लोग क्या होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि जो होती है एक व्यक्ति के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा उच्च स्तर पर होती है। जो जाहिर सी बात है, जब हम अच्छे से बातचीत करेंगे समाज में तो हमारी प्रतिष्ठा का उच्च स्थान हो ही जाएगा। तो इनमें सामाजिक कौशलता बहुत होती है। तो समाज की जो कुशलता होती है, तो सामाजिक कुशलता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे मैंने आपको बताई है जो तो आई होप आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि सामाजिक बुद्धि किस व्यक्ति में पाई जाती है। ठीक है, जो समाज और उसकी इस बुद्धि से वो है अपने वो समाज में जो है एक अलग पहचान बनाता है, एक उसकी अलग अस्तित्व होता है अपना। ठीक है, और एक अलग पहचान होती है। सही है, तो जो आदर्श नेता वगैरह होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके अंदर इसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इससे क्या होता है, जो नेता होते हैं वो अपनी बात को अच्छे से जनता के सामने रख पाते हैं। ठीक है, और जनता भी उन्हें अच्छे से समझ पाती है। तो सामाजिक बुद्धि जो है समाज में हमें बातचीत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और व्यापारी, जैसे मान लीजिए जो व्यापारी होते हैं वो भी अपनी इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी सामाजिक बुद्धि ही पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि सामाजिक बुद्धि किस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम और देखते हैं, जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है, जिन व्यक्तियों में
सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता होती है, अच्छा आचरण करने की क्षमता होती है, समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्य में हाथ बटाने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक आदर्श नेता की पहचान होती है वह यही होती है, उसका कारण यही होता है कि उसकी सामाजिक बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और एक जो अच्छा व्यापारी होता है वो भी तभी व्यापार अच्छा कर पाएगा जब उसका आचरण अच्छा होगा, उसके व्यवहार की क्षमता बढ़िया होगी, प्रभावपूर्ण ढंग से वो व्यवहार करेगा, ठीक है। और समाज के अन्य लोगों में क्या है, मिलजुल के रहेगा, तभी जो है अपना व्यापार वो आगे बढ़ा पाएगा, अन्यथा अपना व्यापार वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, अगर आप मतलब कि दुकानदार है कोई, अगर अच्छे से या कोई व्यापारी आपके यहाँ आ रहा है, अगर वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है कि अच्छे से मतलब लोगों को समझा नहीं पा रहा है, तो उसकी चीज़ें भी नहीं बिकती हैं, ठीक है। और जो है उससे कोई दोबारा फिर कोई चीज़ लेना भी नहीं चाहता है। अगला अगर उसके अंदर अच्छे से सीख मतलब कि अपनी बात को रखने का ढंग नहीं है, लोगों के सामने जो है अच्छे से बातचीत या मिलजुल के बैठने का ढंग नहीं है, ठीक है, तो वो अपना व्यापार नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों का व्यापार ठप हो जाता है। आपने देखा ही होगा जी कि कुछ लोगों की जो शॉप वगैरह होती है बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है कोई जाना ही नहीं चाहता है, या कुछ व्यापारियों से कोई सामान नहीं खरीदना चाहता है, वो इसी के कारण होता है। और हमारा व्यवहार जो होता है वही हमारे किसी भी व्यापार में या किसी और कार्य में जो है हमारी सहायता करता है। तो सामाजिक बुद्धि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है, भूमिका निभाती है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में काफ़ी सहायता करती है, और स्पष्ट है कि सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने में मदद करती है। मतलब समाज में कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये क्या होती है, हमारी सामाजिक बुद्धि जो होती है वही बताती है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है कि हम समाज में अच्छे से अपना जो है समायोजन कर पाएँ और लोगों के साथ मिलजुल के रह पाएँ, ठीक है। जो भी है, जो ये नहीं कर पाता है उसके अंदर सामाजिक बुद्धि का क्या होता है, अभाव होता है। अब हम नेक्स्ट बुद्धि की तरफ चलते हैं। अगली हमारी बुद्धि होगी अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो अब अमूर्त बुद्धि के बारे में जानेंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी और आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए देखते देखते, और कमेंट बॉक्स में और कमेंट भी दे दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अमूर्त बुद्धि हमारी क्या होती है। तो अमूर्त, इसके लिए हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। जो हमारी चिंतन करने की क्षमता होती है उसी को हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं, ठीक है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे क्या होता है, अच्छा चिंतन कर लेता है। मतलब किसी चीज़ को वो सोचता है या किसी चीज़ को देख लिया तो उस पर चिंतन करके वो एक पूरी कहानी लिख देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ही होगा, कलाकार भी देखे होंगे कि अगर वो किसी चीज़ को, किसी दृश्य को देख रहे हैं, तो फिर जब वो उस दृश्य को बनाते हैं वो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल है, वास्तविकता है, ये केवल चित्र नहीं है, सच में ये पेंटिंग कुछ बोलने वाली है, कुछ कहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बुद्धि किस में पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि, ये दार्शनिकों में पाई जाती है, कलाकार में, कहानीकारों में अधिक होती है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा, कहानीकार जैसे किसी भी छोटी सी कहानी को भी सुनकर जो है एक अच्छी सी लंबी कहानी लिख सकते हैं, और उसमें बिल्कुल जो है अपनी इतनी अच्छी बुद्धि का वो यूज करते हैं, इतना चिंतन करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस घटना के ऊपर, कि इतने अच्छे से वो कहानी को जो है गढ़ देते हैं और बहुत अच्छे से जो है कहानी को लिखते हैं। तो ये भी उनके अंदर एक टैलेंट ही होता है, ये उसकी अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिभाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनकी कल्पना शक्ति और मानसिक प्रतिभा अच्छी होती है वो जाहिर सी बात है जो किसी भी कठिन समस्या होती है उसका क्या हो, समाधान कर सकते हैं, ठीक है, समाधान कर लेते हैं। और जिन बच्चों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है उनकी शैक्षिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ होती है, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही
पहले से ही उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धता तो जाहिर सी बात है श्रेष्ठ मानी जाएगी। वे सफल कलाकार बनते हैं, पेंटर बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं और कहानीकार बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कलाकार, पेंटर या गणितज्ञ या कहानीकारों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो वहाँ पर आप जो है अमूर्त बुद्धि बताएंगे। क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो क्वेश्चन में भी ये आपको आ सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि टर्मन के अनुसार कि अब यहाँ पर अब आगे हम जानेंगे एक डेफिनेशन के अनुसार कि टर्मन के अनुसार अमूर्त बुद्धि क्या है। तो अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों को अन्य दूसरी तरह से बुद्धि से अधिक होता है। इस प्रकार की बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। तो अमूर्त बुद्धि को ही हम और किस नाम से जानते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। किस बुद्धि के नाम से जानते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आपसे जो है अमूर्त बुद्धि का दूसरा नाम भी पूछा जाए तो वहाँ पर हम सैद्धांतिक बुद्धि बताएंगे। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट बुद्धि देखते हैं। तो अब नेक्स्ट बुद्धि का जो टाइप्स है, अपनी बुद्धि नहीं कह सकते हैं हम, नेक्स्ट बुद्धि का प्रकार देखते हैं तो वो है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके बारे में सोचता है और और अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि किसमें होती है? व्यवहारिक बुद्धि। तो इस बुद्धि को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। तो अमूर्त बुद्धि को हमने जाना क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि कहते हैं, और मूर्त बुद्धि होती है उसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, और जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकला की क्षमता अधिक होती है तथा वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर, कुशल कारीगर बनने की सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा ही होगा जो इंजीनियर होते हैं और कारीगर होते हैं उनमें क्या है? मूर्त बुद्धि ही पाई जाती है। ठीक है, कि वो अपनी हाथों की कला के द्वारा, ठीक है, नई नई चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं वो इसी बुद्धि के तहत आते हैं। ठीक है, मूर्त बुद्धि के तहत आते हैं कि कोई भी चीज़ ली, किसी भी वेस्ट चीज़ से कोई भी चीज़, सुंदर सी चीज़ बनाती है। ठीक है, ये कारीगर होते हैं। आपने देखा होगा कैसे मतलब कि कैसे जो है चीज़ों को तराश कर, चीज़ों को लोग जो पत्थर को काट काट के जो चीज़ें बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं कारीगर वगैरह, तो उनके अंदर भी यही बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने बुद्धि के प्रकार बहुत अच्छे से देख लिए। अब हम चलते हैं अब हम आगे देखेंगे बुद्धि की विशेषताएं, कि बुद्धि की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत, आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि का कोई भी आप टॉपिक उठा लीजिए, चाहे प्रकार, परिभाषा या उसकी डेफिनेशन या उसकी जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, कुछ भी ले लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं आपके पेपर में इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। CTET, UPTET, DSSB, KBS, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए। ठीक है, तो हम बुद्धि में जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को समझता है। तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो दूसरों को समझ सकते हैं और खुद को भी समझ सकते हैं। सच यह है कि सामाजिक और व्यक्तिक परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम ही क्या है? बुद्धि है। सही है, तो यहाँ पर अब हम विशेषता देखते हैं। इसमें पहली विशेषता क्या है? बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारे साथ क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है, तभी से हम बुद्धि होती है। ठीक है, हमारे अंदर। तो ये एक कैसी है? जन्मजात शक्ति है हमारी। और बुद्धि क्या है? व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, कि अमूर्त चिंतन हम किस तरीके से कर सकें, ये योग्यता क्या है? हमारी बुद्धि ही हमें प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं बुद्धि क्या है? व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। ठीक है, जो बहुत सारी बातें हैं उनको हम बुद्धि के द्वारा ही सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और विशेषताएं देखते हैं बुद्धि की।
तो जितना जितना हम बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे उतना ही हम अच्छे से इसको जान पाएंगे, ठीक है। तो बुद्धि, चौथा है इसमें, बुद्धि व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। और बुद्धि क्या होती है, व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं उनको हम, या जटिल परिस्थितियाँ होती हैं उनको हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो सरल बना सकते हैं। कि ऐसा नहीं है बैठ के हम विलाप करते रहें या मतलब कि उसके लिए जो है टेंशन लेते रहें, चिंता उसके प्रति करते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। तो हम अपनी बुद्धि चलाएंगे, उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये हम क्या है अपनी बुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं और उसको स्थिति को सामान्य बना सकते हैं। फिफ्थ देखते हैं बुद्धि क्या है। तो बुद्धि में भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्य में अंतर करने की योग्यता देती है। और बुद्धि क्या है, बुद्धि पर आनुवांशिक और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिफ्थ वाला पॉइंट आपके लिए है कि बुद्धि पर वंशानुक्रमण और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो कभी आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में कि बुद्धि पर जो वंशानुक्रम है और वातावरण का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का ही हम पर जो है प्रभाव पड़ता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बुद्धि पर, बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो वहाँ पर हमारा वंशानुक्रमण आएगा और क्या, वातावरण आएगा, ठीक है। जो प्रभावित करने वाला, इसको हम अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंटर के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है बुद्धि की विशेषता में, कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था के मध्यकाल तक होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था के मध्य तक होता है, ये किसने कहा है, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। तो वहाँ पर इनका आपको नाम याद रखना है, तो ज़्यादा टफ नाम नहीं है, प्रिंटर नाम है, बहुत ईजी नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार बुद्धि को प्रभावित करने वाला जो कारक है, जो मैंने अभी आपको बताया वंशानुक्रमण और क्या है, वातावरण है, उसको हम देख लेते हैं एक बार, तो जानेंगे। पहले यहाँ पर हम एक गोल सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बुद्धि, ठीक है। अब एक साइड हम क्या लिखेंगे, एक साइड हम लिखेंगे वातावरण, थोड़ा पास करके लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ इस तरीके से अगर आप बीटीसी में लिख के आएंगे डीएलएड में, तो जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम, इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रमण का कितना % हम पर जो है प्रभाव पड़ता है हमारी बुद्धि पे, तो वो हमारा पड़ता है 75 से लेके 80% तक जो है हमारी बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो हमें हमारी बुद्धि है उसको प्रभावित करता है। और वातावरण कितना % करता है, 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% जो है वातावरण हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, हमारी बुद्धि पे क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि वंशानुक्रमण के द्वारा आप देख सकते हैं हमारी बुद्धि पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और वातावरण के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी बुद्धि के लिए, वातावरण और वंशानुक्रमण। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वंशानुक्रमण का पता है, और ये वंशानुक्रमण को बताने वाले हैं
इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रचना। ठीक है। और ये जो वातावरण बताया है आपके लिए, तो वातावरण जो है ये टर्मन, ये वॉटसन द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? वॉटसन द्वारा बताया गया है। ठीक है। तो वॉटसन ने बताया है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दो होते हैं, एक वंशानुक्रमण होता है और एक वातावरण होता है। ठीक है। तो वॉटसन, यहाँ पर आप लिख लीजिए वॉटसन, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, वरना मैं ऊपर लिखती। ठीक है। तो ये क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि है क्या एक्चुअली ये चीज़, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो रहा है क्योंकि थोड़ी जगह कम है। तो वंशानुक्रम और वातावरण हमारी बुद्धि पे क्या है? प्रभावित करता है। और कितना % करता है? वंशानुक्रमण सबसे ज़्यादा करता है और वातावरण जो है हमारी बुद्धि को कम प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पेपर में आता है तो आप इस तरीके से बना के आते हैं डायग्राम सहित, जो मैंने आपको बनाए हैं, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत जानेंगे और इनके जनक जानेंगे कि किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत लाया गया है। तो पहला इसमें है बुद्धि का अखंड सिद्धांत। क्या है? बुद्धि का अखंड सिद्धांत। ये किसके द्वारा लाया गया है? ये लाया गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा लाया गया है। इसके बाद सेकंड जो आता है हमारा, वो है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लिखना। ठीक है। ठीक, क्योंकि ये आपसे बहुत ही पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत। और सारे एग्जाम्स आप उठा के देख लीजिए, किसी का भी प्रीवियस ईयर बुद्धि से आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, उसके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं और उसके जन्मदाता को पूछे जाते हैं कि कौन लाए हैं इस बुद्धि के सिद्धांत को। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो आपको PDF मिल जाएगी, तो आप PDF में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड हमारा है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। ये किसने कहा दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत ये किसने दिया है? ये भी हमारा स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है। तो जो 2 बुद्धि कारक सिद्धांत है बुद्धि का, ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिबुद्धि, जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है, ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ हमारा है बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। क्या है? बहुकारक बुद्धि सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं। बुद्धि का हमारा अगला सिद्धांत क्या है? फिफ्थ हमारा बुद्धि का सिद्धांत है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। क्या है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और इसके जनक कौन है या प्रवर्तक? इसके जनक हैं थर्स्टन और कैली हैं। क्या है? थर्स्टन और कैली हैं। अब 6 देखते हैं। 6 है बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? इसके जनक हैं फिलिप बर्नन और बर्ट है। ठीक है। फिलिप बर्नन और बर्ट है। इसके बाद और देखते हैं बुद्धि का सिद्धांत। ये सब आपके इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद अगला हमारा होगा 7th नंबर होगा। 7th नंबर है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है। तो ये दिया है, इसके जन्मदाता हैं गिलफोर्ड। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर है, जो 8वीं हमारी बुद्धि का सिद्धांत है, वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। कैसा है? बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये दिया है हॉवर्ड गार्डनर द्वारा। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या बुद्धि का त्रिक सिद्धांत, या एक बुद्धि सिद्धांत, या दो बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये आपके लिए। अब 9 नंबर देखते हैं कि
संवैधात्मक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो ये दिया है आपका, इसके जन्मदाता हैं डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन है। इसके बाद 10 नंबर देते हैं। 10 नंबर है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। क्या है? तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये कैटल ने दिया है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर है कि बुद्धि का चीत तंत्र सिद्धांत। कौन सा? चीत तंत्र सिद्धांत। तो ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है समूह का व समूह खा बुद्धि सिद्धांत। क्या है? समूह का व समूह खा बुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया है? हैब ने दिया है। इसके बाद 13 नंबर आपका है। 13 नंबर है कैटल वर्ण कैलोर बुद्धि सिद्धांत। कैटल वर्ण कैरोल बुद्धि सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये कैरोल जी ने दिया है। तो इनके सिद्धांत के नाम के अंदर ही इनका नाम छुपा हुआ है, ठीक है, कैरोल। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। और आप जल्द से जल्द हमारे साथ क्लास में जुड़ सकें और जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। वो भी अपना डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर लें और अपने सीटेट की भी अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। तो अगर आप जो डीएलएड की सारी हमारी क्लासेस अच्छे से देखेंगे तो आपकी डीएलएड के साथ साथ जो है सीटेट की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। आप सीटेट का एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। आपके में डीएलएड में जो कोर्स है सब टोटल वही आपका सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। और जो केवीएस वगैरह का पेपर होता है उसमें भी आपका जो पेडोलॉजी होती है या मनोवैज्ञानिक ये आपका एरिया होता है बाल विकास वगैरह का, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट बुद्धि हैं, बुद्धि के सिद्धांत, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट होगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। क्या है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ये मैंने आपको बताया था, ये बिने ने दिया है। इनका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने, ठीक है, इसके निर्माता हैं। इनका समर्थन किसने किया है? टर्मन ने किया है, स्टर्न ने किया है, हेलिक हॉस ने किया है, ठीक है। हैबिक हॉस ने इनका क्या है? समर्थन किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिने का समर्थन उसके जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसमें किन किन लोगों ने इनका समर्थन किया था? तो टर्मन, स्टर्न और हैबिक हॉस यहाँ पर लिखा जाएगा। इनके अनुसार क्या है? सभी मनुष्य में बुद्धि का एक कारक होता है। इसकी मात्रा प्रत्येक मनुष्य में क्या है? अलग अलग होती है। इसे क्या कहते हैं? समान बुद्धि का नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं निरंकुश एक छात्र राज प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। किसके क्या कहते हैं? एक छत्र राज्य प्रवृत्ति के कारण इसे हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि निरंतरवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला सिद्धांत देखते हैं कौन सा है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। क्या है? बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। तो ये आपका दिया है स्पीयरमैन के अनुसार दिया गया है। तो स्पीयरमैन ने इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है बुद्धि में एक नहीं बल्कि दो कारक होते हैं। क्या होते हैं? दो कारक इन्होंने बताए हैं। तो कौन कौन से बताए हैं? इसमें इन्होंने बताया है सामान्य बुद्धि होती है। समान बुद्धि को इन्होंने क्या माना है? जी माना है, ठीक है, सामान्य कारक माना है। तथा विशिष्ट कारक और एक एस माना है। तो इन्होंने दो तरीके की बुद्धि बताई है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। तो सामान्य कारक का निर्माण देशानुक्रम, ठीक है, के अनुसार विशिष्ट कारक का निर्माण पर्यावरण से होता है। तो जो सामान्य कारक होता है इसका निर्माण किससे होता है? इनके द्वारा कहा गया है इसका निर्माण होता है वंशानुक्रमण। यहाँ पे आएगा वंशानुक्रमण, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ वंशानुक्रम, ठीक है।
तो वंशानुक्रमण के अनुसार सामान्य कारक होता है और विशिष्ट कारक जो होता है वो होता है पर्यावरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हम इसे डायग्राम द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको आता है द्विकारक सिद्धांत तो इसके बारे में आप ज़्यादा लिखने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे करते रहना आप। ठीक है, सर्कल बन गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे, जी। ठीक है, इसी से कनेक्ट करके हम, इसी सर्कल से कनेक्ट करके हम 4 सर्कल और बनाएंगे यहाँ पर। मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें हमें लिखना है कुछ। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर S1 होगा तो S1 में क्या आएगा, संगीत आएगा। क्या आएगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसमें आएगी कला। इसके बाद आएगी तार्किक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर S1 बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कलर चेंज करके लिखते हैं इसमें थोड़ा, इसे हम बोलेंगे S1 होगा। क्या हो गया, इतना सुंदर बनाया मैंने, उसको नज़र लग गई आप लोग की। तो G1 होगा, S1 होगा, ये वाला हमारा S2 कॉलम होगा, S3 होगा, S4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके द्वारा जो है जो बुद्धि है उसका सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इसे डिफाइन कर सकते हैं। सही, तो जी हमारी क्या है, जी हमारी है सामान्य कारक होता है और एस हमारा क्या होता है, विशिष्ट कारक होते हैं। तो विशिष्ट कारक में बहुत सारे तरह तरह के कारक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे किससे जुड़े होते हैं, जी से जुड़े होते हैं। और सामान्य बुद्धि को जो निर्माण किससे होता है, वंशानुक्रमण से होता है। ठीक है, और जो ये कारक जो होते हैं आपके, इनका जो निर्माण होता है वातावरण से होता है। जाहिर सी बात है, ये सारी ये जो है इसको और इसे हम अपने वातावरण के द्वारा ही तो सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, वरना मैं यहाँ पर ये भी लिख देती कि 2 कारक सिद्धांत, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिख दे रही हूँ कि ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। लिख देते हैं इस पर, स्पीयर मैन द्वारा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है। इसके बाद जो हमारा बुद्धि का सिद्धांत है वह बुद्धि का त्रिकारक या 3 कारक वाला सिद्धांत है। अब ये जो है यहाँ पर ये दिया है, स्पीयरमैन ने ये भी दिया है। ठीक है, तो इनके द्वारा एक ये सिद्धांत दिया गया है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है इस सिद्धांत का प्रकाशन भी स्पीयरमैन ने किया। जब 2 या 2 से अधिक विशिष्ट योग्यताएं आपस में मिलती हैं तो तीसरे समूह का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर 2 तरीके की मतलब कि क्वालिटीज़ हैं, 2 हमारी जो हैं
विशिष्टताएं हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी तीसरी विशिष्टता का क्या हो जाएगा, तीसरी विशिष्टता हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसको हम भी डायग्राम द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें भाषा आती है अच्छी, क्या आती है, अच्छी भाषा आती है, और क्या है, हमारी बोलने की जो शैली है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमारी जो बीच में जो हुई है, ये जो इन दोनों को मिलके जो बीच में एक नई चीज का निर्माण होगा, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बीच में जो इन दोनों को मिलके, अगर हमें अच्छी भाषा आती है, हमारी बोलने की शैली भी अच्छी है, तो एक नए समूह का निर्माण होगा। वह क्या होगा, तो यहाँ पर ये एक नया समूह बन गया। इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, नया समूह होगा, एक समूह कारक हो गया। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये सिद्धांत कहा गया है, और मैंने इस तरीके से आपको समझा के डिफाइन किया है इसको। तो उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको ऐसे कर दे रहे हैं वरना आप समझेंगे क्या है ये। तो अब आगे देखते हैं, अब अगला सिद्धांत हमारा कौन सा है। इसके बाद अगला सिद्धांत है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। कौन सा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो हमारी बुद्धि में एक दो तीन नहीं बल्कि अनेक 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 कारक होते हैं। तो इनके द्वारा क्या कहा गया है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि हमारे अंदर एक बुद्धि नहीं होती है, दो बुद्धि नहीं होती है, तीन बुद्धि नहीं होती है। तो बाकी आगे के सिद्धांत जो है इस सिद्धांत के आगे फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो हमारी बुद्धि में एक नहीं, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेक अनेक कारक होते हैं। इसकी संख्या बताते हुए वे कहते हैं कि, कौन कहते हैं, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कि बुद्धि में उतने ही तत्व होते हैं जितने कि कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि बुद्धि में उतने ही तत्व पाए जाते हैं जैसे मनुष्य विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, उसी तरह से क्या है, मनुष्य के अंदर बुद्धि के प्रकार भी होते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये थॉर्नडाइक जी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ उसे। ठीक है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है बहुकारक सिद्धांत। तो आगे देखते हैं, ये सभी कारक मिलकर किसी नए कारक कार्य को सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बालू का सिद्धांत कहते हैं, और क्या है, परिणामवादी सिद्धांत कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को ही हम बालू का सिद्धांत कहते हैं और परिणामकारी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बुद्धि के सिद्धांत की तरफ। और बुद्धि का सिद्धांत हमारा है तो वो है समूह कारक सिद्धांत। क्या है, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, तो समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इस सिद्धांत का निर्माण यस्टन और कैली ने किया है। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया, तो यस्टन ने बुद्धि के 7 समूह कारक बताए। कितने बताए हैं, यस्टन ने बुद्धि के 7 कारक समूह बताए हैं। ठीक है, और जो है तो यहाँ पे यस्टन है, इन्होंने बुद्धि के 7 समूह कारक बताए हैं। ठीक है, बल्कि कैरी है, कैली होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैली होगा।
ये गलत है, ये यहाँ पर आपका कैरी नहीं होगा, कैली होगा। ठीक है, कैली आएगा यहाँ पर। के अनुसार कितने हैं? 9 कारक समूह बताए गए हैं। ठीक है, तो यस्टर्न ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, में बुद्धि के कितने 13 खंड तत्व बताए हैं। कितने खंड तत्व बताए हैं? 13 खंड तत्व बताए हैं। तो आपसे इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे आगे जो बुद्धि सिद्धांत है इसके बारे में जानेंगे। तो मेंटल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो यह पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। यह बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? एक नवीन सिद्धांत है। ठीक है, यह बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत है जिसकी व्याख्या किसने की है? हॉवर्ड गार्डनर ने की है। किसने की है? हॉवर्ड गार्डनर ने की है। ठीक है, वो हमारा था बहुकारक सिद्धांत था जो थॉर्नडाइक जी ने दिया था, और ये हमारा है बहुबुद्धि सिद्धांत है। कैसा है? बहुबुद्धि सिद्धांत है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो गार्डनर के अनुसार क्या है? गार्डनर के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में क्या होती हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक क्या होती हैं? कारक नहीं बल्कि अनेक बुद्धि होती हैं। अनेक बुद्धि के कारक नहीं होते हैं बल्कि अनेक बुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो 1983 में गार्डनर ने अपने इस सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि। और आपसे पूछा जाता है बहुबुद्धि के सिद्धांत में हॉवर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात कही है? तो वहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा 7 प्रकार की बुद्धि की बात की है। लेकिन जो 1998 में जो 8वीं बुद्धि जो है इसकी व्याख्या भी की गई है। ठीक है, तो कब की गई थी? सबसे पहले कितने बुद्धि थी? वो थी 7 प्रकार की बुद्धि थी, और 8वीं जो बुद्धि थी वो 1998 में इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, और कुछ वर्ष पश्चात जो 9वीं बुद्धि है इसकी भी व्याख्या की गई। लेकिन जो 9वीं बुद्धि है आपकी, इसके लिए NCERT ने क्या है? मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो 9वीं बुद्धि के लिए जो है मान्यता नहीं दी गई है। और वो 9वीं बुद्धि आपकी कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद यह है ये हमने सब इसके बारे में भी देख लिया। तो अब हम देखते हैं गार्डनर के अनुसार। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार क्या कहा गया है कि सभी बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती हैं और स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं, जिनका इनका क्या होता है? कार्य होता है, और एक दूसरे में क्या कहती हैं? कोई सहयोग नहीं करती हैं। इनका कहना था कि ये एक दूसरे में कोई सहयोग नहीं करती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति गणित में निपुण होता है तो संगीत में निपुण होता है। क्या इनका कहना था कि कोई व्यक्ति गणित में निपुण है तो कोई व्यक्ति किस में निपुण है? संगीत में निपुण है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये वाला देखते हैं कि NCERT के अनुसार कौन सी बुद्धि को मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी वो बुद्धि आएगी वो आएगी अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? अस्तित्ववादी बुद्धि होगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अस्तित्व जो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है इसको NCERT के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में 1 नंबर में। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉवर्ड गार्डनर की कौन सी बुद्धि है जिसको NCERT ने जो है मान्यता नहीं दी है? तो वहाँ पर हमारी आएगी अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप आप ये भी
ये भी मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे, गार्डनर के अनुसार, जो हॉवर्ड गार्डनर है उनके अनुसार जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो पहला यहाँ पर आएगा भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी? भाषाई बुद्धि। तो इस प्रकार की बुद्धि के लोग शब्दों और वाक्यों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करते हैं। वे नई नई कविताएं, कहानी और क्या कहते हैं, भाषण आदि की रचनाओं में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। इनकी वाक्य की पढ़ने की जो शक्ति होती, क्षमता होती है, वो क्या होती हो, उसमें क्या होते हैं? ये निपुण होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में आएगा कवि आएंगे, लेखक आएंगे और निबंधकार आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे किस में होंगे? भाषाई बुद्धि में इनकी अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट बुद्धि का प्रकार क्या है। इसके बाद है सेकंड है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रेड। ठीक है, तो इस बुद्धि का निर्माण गणना करने में प्रवीण होते हैं। इस बुद्धि के जो लोग होते हैं वो गणना करने में प्रवीण होते हैं। उनके अंदर जो होता है वैज्ञानिक चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है? वैज्ञानिक चिंतन होता है। जैसे क्या होते हैं एग्जाम्पल के कि अर्थशास्त्री होते हैं, गणितज्ञ हो गए और क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। तो यहाँ पर इनके अंदर कौन सी? तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। थर्ड होगा संगीत बुद्धि। तो ऐसे बच्चे जो बचपन में ही सुर, लय, ताल में अधिक रुचि लेते हैं अथवा संगीत में अधिक निपुण होते हैं, उनके अंदर संगीतीय बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद होगी स्थानिक बुद्धि। तो ये हमारी जिन व्यक्तियों में स्थानिक आवासों व भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अधिक ज्ञान होता है, जिन्हें क्या होता है? भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में ठीक है, यहाँ पर परिस्थिति आएगा। परिस्थिति के बारे में अधिक ज्ञान होता है। ठीक है, मकान नहीं आएगा, ज्ञान आएगा। ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अधिक ज्ञान होता है। तो ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं? वो यहाँ पर पायलट बनते हैं या क्या? नाविक बनते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बुद्धि की तरफ चलते हैं। अगली बुद्धि का प्रकार में कौन सा है? वो है शारीरिक गतीय बुद्धि। तो शारीरिक गतिकीय बुद्धि कौन सी होती है? इस प्रकार की बुद्धि के लोग अपने संपूर्ण शरीर अंततः किसी एक एक अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जापानी शारीरिक क्रियाओं पर निर्माण जो पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन से लोग होते हैं? तो ऐसे लोग जो होते हैं हमारे एथलीट होते हैं। जो एथलीट होते हैं, ठीक है, एथलीट होते हैं, उनके अंदर यही शारीरिक गतिय बुद्धि पाई जाती है। आपने देखा होगा वो अपने शरीर को बिल्कुल मोड़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ से चाहें वहाँ से मोड़ सकते हैं। तो ये सारी बुद्धि इनमें पाई जाती है। और सभी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो सभी मैन या फीमेल, तो वो सभी किस में आते हैं? उनके अंदर शारीरिक गतिय बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद छठा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को आप इंग्लिश में याद करिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि के लोग कहते होते हैं दूसरों की इच्छाओं से, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं को बिना कहे ही क्या होते हैं? समझ जाते हैं। जैसे क्या हो गया? मनोचिकित्सक हो गया। ठीक है, और क्या होगा? जो आदर्श राजनेता होते हैं और सेल्समैन होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जो दूसरे के कहे बिना ही क्या होते हैं? समझ जाते हैं पहले से ही कि व्यक्ति कहने वाला क्या है। अगली देखते हैं, अगला है 7th है अंधा बुद्धि। तो अंधा
अंतः वैयक्तिक बुद्धि, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो उसमें चेंज नाम था यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज नाम है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार की, इसमें इन दोनों बुद्धियों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की बुद्धि के लोग क्या होते हैं, स्वयं की भावना और आवश्यकता, इच्छा की जो जानकारी है दूसरों के साथ क्या है, दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, दूसरों के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर उनके अंतर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहला मतलब होती है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, दार्शनिक हो गए और आध्यात्मिक संत या गुरु हो गए। इसके बाद 8वीं होगी, वो होगी प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इस बुद्धि में व्यक्ति की प्रकृति के प्रति क्या होता है, अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जो लोग आपने देखा होगा पेड़ पौधे वगैरह लगाते रहते हैं और या जानवरों के प्रति उनका बहुत लगाव होता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या बोलते हैं, उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। और जैसे वनस्पतिज्ञ हो गए, किसान हो गए, ये हमारे किस में आते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो हमने जो हावर्ड गार्डनर के द्वारा 8 बुद्धि के प्रकार बताए गए थे उनके बारे में जान लिया। अब जो इन्होंने 9 नंबर की बुद्धि बताई थी वो भी एक बार देख लेते हैं। वो हमारी बुद्धि थी, कौन सी थी, अस्तित्ववादी बुद्धि थी। कौन सी थी, 9वें नंबर की, अस्तित्व तो 9वें नंबर की जो बुद्धि थी इसको एनसीईआरटी ने क्या है, स्वीकार नहीं किया है। वो हमारी है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये बुद्धि जो एनसीईआरटी ने मान्यता नहीं दी है। तो ये बुद्धि किन प्रकार के लोगों में होती है, तो ये होती है जो संसार के छिपे रहस्य होते हैं। जो लोग संसार के छिपे रहस्यों को, तो अस्तित्ववादी बुद्धि जो है किन में पाई जाती है, जो संसार के छिपे रहस्य जो होते हैं उसको क्या है, उसे छिपे रहस्यों को समझने की क्या होते हैं, अधिक कोशिश करते हैं। रहस्य को समझने की अधिक कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जो खगोल शास्त्री होते हैं, खगोल शास्त्री इसमें आएंगे। और जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषाचारी होते हैं,
ठीक है, जो कुंडली वगैरह बताते हैं वो हमारे आते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अस्तित्ववादी बुद्धि हमारी कौन सी थी, और इसको जो है एनसीईआरटी ने मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही जुड़े रहिए, और जो है हमारे इस प्रशिक्षु बैच को और से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने डीएलएड में जो अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, और जो है अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेसिक से कर सकें, और इस तैयारी के साथ साथ अपने जो टीचिंग एग्ज़ाम हमारे होते हैं केबीएस ले लीजिए या आपका सीटेट लीजिए, उसकी भी तैयारी कर सकें। ओके, आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी आपकी नई क्लास के साथ। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, और बुद्धि लब्धि के जो परीक्षण है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ओके, धन्यवाद।